वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जाने वाले हैं। ये चैप्टर जो है 10 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ बीन एग्रीकल्चर नेशन ड्यू टू हाई डिपेंडेंसी ऑन दिस सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है इंडिया में ज़्यादा होता है, इसलिए पूरा जो इंडिया का मतलब जो देश है पूरा अपना वो किस पे डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेड है। और दूसरी बात कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जनरेट ज़्यादा होता है। ये एक लाइफलाइन है इंडिया का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट हैज़ अ स्टेटस ऑफ बीइंग बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इसलिए ये एक बैकबोन है अपनी इकोनॉमी का। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे वेरियस एस्पेक्ट से डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे मेन रीज़न देखें तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मानो कि फेल हो गया, मतलब कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं कर पाया, वेजिटेबल नहीं आई, फ्रूट नहीं आया, फ्लावर नहीं आया, तो सिर्फ वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में कैश क्रॉप नहीं मिलेगा जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। वो भी एक सिचुएशन बन जाएगी कि एग्रीकल्चर ऑल्सो फेल इन दैट सिचुएशन, एग्रीकल्चर गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन द इनफ क्वांटिटी। अगर एग्रीकल्चर से मिलने वाला रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचता है तो इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ सकती है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है। देयरफॉर दे बिकम कॉस्टलियर एंड विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल। और उसी की वजह से जो है महंगाई बढ़ेगी और लोगों के अंदर भी इसका, जो सोसाइटी के अंदर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर फेल होता है तो इनकम जो बिग मास से जनरेटेड होती थी वो नेगेटिवली अफेक्टेड होती है और उसी की वजह से यहाँ पे डिमांड जो है रिड्यूस हो जाती है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की रहती थी। और एक साइड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर इतनी जनरेट उसमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो पाएगी, और दूसरी साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर जनरेट नहीं होगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन बी से दैट एग्रीकल्चर फेलियर प्रोवाइड द फेलियर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप फेल हो जाता है, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन ऑफ नेशन भी है। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनकम मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर की इनकम मानी जाती है। उसके अंदर क्रॉप, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, कैटल रेयरिंग उसका जो है इंक्लूड होता है। और एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो 2011-12 में हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी नेशनल इनकम मतलब कि जीडीपी में वो 53.1% था 1951 में, मतलब कि अभी से 70 ईयर पहले, जो अभी जाके कितनी हो गई है 13.9% जो हो चुकी है। मतलब ये बहुत कम हो चुकी है। 2011-12 में जो इसका आंकड़ा सामने आया था तब पता चला कि ये तो बहुत ही कम हो गई है। तो ये फॉल जो हुआ, मतलब जो गिरावट आई इसमें जो देखने को मिली एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनकम हो रही थी, ये एक स्पीडी प्रोग्रेस बताती है अपने कंट्री की। डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर का वो अभी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बन चुका है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि अभी जीडीपी जो है कितनी है 13.9% रिकॉर्ड के हिसाब से देखने को मिली थी। नेक्स्ट स्लाइड में है एम्प्लॉयमेंट टू द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी इंडिया में वो मैक्सिमम मिल रही थी जब टाइम था इंडिपेंडेंस का, मतलब कि 72% पॉपुलेशन जो पूरा था वो एग्रीकल्चर पे एंगेज्ड था और उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो थी बहुत सारी हो रही थी, जैसे कि कैटल रेयरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री और फार्मिंग। फिर आया एक्सपोर्ट इनकम की बात करें तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ 70% हैज़ बिन ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मतलब कि जब इंडिपेंडेंट पीरियड चल रहा था, स्वतंत्रता मिली थी भारत को, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन जो था एक्सपोर्ट अर्निंग में 70% वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। लेकिन अभी बात करते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ गए, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है आगे आ गया और वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी है। मतलब उससे मिलने वाली इनकम जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इनकम जो है वो एक्सपोर्ट जो यहाँ से इंडिया में होता है उसके अंदर, मतलब कि एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलने वाली इनकम है वो बहुत ही कम हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लिविंग स्टैंडर्ड। तो प्रेजेंट फार्मर जो अभी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर जैसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी के साथ अभी भी एंगेज्ड है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी लोगों की जो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एवरेज फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी जो 1951 ईयर में बात करें तो कितनी थी 395 ग्राम पर हेड पर डे
इतनी थी। अभी ये 2013 में बढ़ के हो गई है 511, मतलब कि 511 ग्राम इन 2013। मतलब कि ये बढ़ी, उसका रीज़न एक था पॉपुलेशन, क्योंकि अभी आबादी भी बढ़ी है, तो उसके साथ साथ ये रिक्वायरमेंट जो है डेली की और वो भी बढ़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, और लाइफ स्पैन जो बढ़ा है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, तो उसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन भी बढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, वो 3 रीज़न उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। पहला रीज़न है उसमें इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स। पहला उसमें आ रहा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, तो ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम जो आई थी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, जो ब्रिटिश ने अप्लाई की थी, वो एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम और लैंड ऑनरशिप सिस्टम भी इंक्लूड हुई थी। वो सभी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ही है, और इसी की वजह से ये सभी जो जितनी भी सिस्टम आई उसने हमेशा एक रेजिस्टेंस खड़ा किया, एक नेगेटिविटी डाली, और उसी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती गई। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। उसमें 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थी, ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम। ये प्रचलित थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले, और टेनेंट जो थे लैंड के, या तो लैंडलेस लेबर जो थे, उस टाइम पे कल्टिवेटिंग करते थे फार्म में जाके, और लार्ज जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसका शेयर जो हिस्सा था वो तो सब्सिस्टेंस उनको छोड़ देना पड़ता था, और फार्मर को जो है पूरा ही लैंडलॉर्ड जो थे, मतलब जो मालिक थे ज़मीन के, उनको दे देना पड़ता था एज ए रेंट के फॉर्म में। और यही रीज़न था कि फार्मर जो थे उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहे थे कि उससे प्रोडक्शन जो है बढ़े, और वो इतने रेडी भी नहीं थे इनोवेशन करने में कोई, या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो एक स्टेगनेंट रहा, एक वो मतलब कि जितने एवरेज से चल रहा था वही एवरेज दिखाई दी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडिया में रिमोट विलेज में बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी, उसी की वजह से। और दूसरा कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो थी, मतलब कनेक्टिंग रोड जो थे, जो मार्केट मतलब एग्रीकल्चर मार्केट को लिंक कर रहे थे फार्मर के खेत के साथ, वो नहीं थे इतने अच्छे। तो उसी की वजह से फार्मर्स को फोर्सफुली अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो सेल करना पड़ रहा था लोकल लैंडर्स को और ब्रोकर को, मतलब कि जो वहाँ के ब्रोकर जो थे, दलाल जो थे, उसको उसका फ़ायदा मिलता था। फार्मर्स आर लिस्ट इंफॉर्मेटिव थे, सो दे डू नॉट हैव अ नॉलेज ऑफ मार्केट, मतलब कि उसको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, उसी की वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर क्रॉप एंड ड्यू टू दे बिकम पेसिमिस्ट, और उसी की वजह से उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था उसके क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा, और वो पेसिमिस्ट मतलब एकदम निराशावादी ज़िंदगी जी रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड में है रूरल सोसाइटी स्ट्रक्चर। तो इंडियन फार्मर जो थे फेटलिस्ट थे और हैविंग अ लिस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक भाग्यवादी थे। इंडियन फार्मर हमेशा भरोसा रखते थे कि बारिश अच्छी होगी तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं थी उनकी। रूरल सोसाइटी इज़ बाउंड विथ ऑल्ड ट्रेडिशन एंड स्ट्रक्चर्स। उसकी जो गाँव की सोसाइटी जो थी वो ओल्ड ट्रेडिशन पे ज़्यादा बिलीव करती थी, स्ट्रक्चर भी उसके इतने अच्छे नहीं थे। एज दे आर फेटलिस्ट, दे एक्सेप्ट द प्रॉब्लम गिवन बाय द नेचर एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी, सो दे डू द कल्टिवेशन फॉर द देयर सब्सिस्टेंस ओनली। मतलब कि वो फेटलिस्ट भाग्यवादी होने की वजह से नेचर पे ज़्यादा भरोसा करते थे, और सिचुएशन जो बनती है, तंगी बनती थी, मतलब कि वहाँ पे उसको हमेशा एक्सेप्ट कर लेते थे, और वो अपने गुजारा करने जितना ही वो कल्टिवेशन करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमेशा ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है, और ओल्ड इक्विपमेंट है, आइडियोलॉजी यहाँ की पुरानी है, टेक्निक जो है वो पुरानी है, इसी की वजह से एग्रीकल्चर जो है वीक रहा है। काऊ डंग का यहाँ पे किसान जो है वो मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल करता है, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करता है, इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है कम रहती है। इंडियन फार्मर्स जो है, यहाँ पे फार्मर की स्पेलिंग रॉन्ग है, याद रखना, और वेरी लेस इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। अब इंडिया के फार्मर जो है वो नई टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली अपनाते नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि इंडियन फार्मर जो है इतने अमीर नहीं है जितने दूसरे कंट्री के हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में है दूसरे फैक्टर्स, प्रेशर ऑन पॉपुलेशन। तो एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी जो है वो लो रही है, और दूसरी बात पॉपुलेशन का प्रेशर उन पे रहता है। पॉपुलेशन प्रेशर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है ना पूरा, जितना भी पॉपुलेशन बढ़ेगा उनको खाना तो चाहिए होगा। और जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब 72% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर कर रहा था, अभी वो कम होके कितना हो गया 58% 2001 और 2002 में जब उसका सर्वे हुआ तब इतना मालूम पड़ा। और उसका मतलब ये
हुआ कि अभी जो है 49% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बची हुई है 2013 और 14 के हिसाब से अगर हम देखें तो डेटा ये बताता है कि 49% एम्प्लॉयमेंट अभी एग्रीकल्चर में बची है, 51% जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में चली गई है एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर फैक्टर जो है वो भी मतलब एग्रीकल्चर में जो है जॉब है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान आया मतलब 1956 को जो आया था वो उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको इंडस्ट्री को सेंटर बेस रखा गया था, मतलब सेंटर में इंडस्ट्री थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया। उसी की वजह से ज़्यादा एफर्ट भी नहीं हुआ और टाइम नहीं मिला मनी स्लॉट मतलब मनी को अलॉट करने का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और उसी की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ता गया और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसकी डिमांड कम होती गई। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।